नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं 5 की बात। और आज बात एक ऐसे अधिनियम की, एक ऐसे विधेयक की जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद, और सरकार अब उसको एक तरह से अमल में लाने की कोशिश में है, तैयारी में है। यह बिल है चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम। और इस बिल के जरिए जो कुछ और खास बातें की गई हैं, रखी गई हैं, वो है, उसमें सबसे ज्यादा विवादित है आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को जोड़ना। तो सरकार का कहना है कि वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं होगा। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। और कोशिश ये है कि इस पूरे मामले में जो है लोगों को जितनी सुविधा दी जा सकती है अपने आप को एनरोल कराने में, वो दी जाए। यह भी कहा है कि महिला सैनिकों के पति को भी सर्विस वोटर का दर्जा इसके जरिए दिया जाएगा। और ये बिल कल लोकसभा में पास हुआ था, आज ये राज्यसभा में भी पास हो गया। विपक्ष ने वॉकआउट किया, लेकिन ध्वनिमत से सरकार ने संख्या बल के आधार पर इस बिल को राज्यसभा में भी पारित करवा लिया। कल लोकसभा में पहले ही ये पास हो चुका था और इसके बाद अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस बिल से कई ऐतराज हैं, और एक ऐतराज ये है कि ये लोगों की प्राइवेसी का भी उल्लंघन करता है। और उसका ये कहना है कि ये अनिवार्य नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। बिल के विरोध में जो विपक्ष है, तो वो दलील सरकार विरोध में दी गई है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस बिल से होता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है ये बिल, अगर वोटर आई कार्ड को आप आधार के नंबर से जोड़ते हैं। निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने इसे बताया है, और यह भी कहा है कि कुछ लोगों के कानूनी अधिकार इसके बाद सरकार छीन लेगी। नागरिकों की सारी जानकारी सरकार के पास चली जाएगी। और आधार और वोटर कार्ड का इस्तेमाल अलग अलग है, दोनों को आपस में जोड़ा जाना ठीक नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो तर्क हैं वो इस वक्त विपक्ष इस मसले पर दे रहा है। और इस मसले पर कानून मंत्री किरण रिजिजू जो हैं, उन्होंने भी आज कहा कि ये लोगों को एक तरह से सहूलियत देने की कोशिश है, और जो डुप्लीकेसी होती है, एक ही आदमी अलग अलग जगहों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उसको भी रोकेगा। सुनते हैं किरण रिजिजू ने क्या कहा। इलेक्शन प्रोसेस को चुरुस्त दुरुस्त करना, ये तो सबके लिए एक प्राथमिकता बनना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में चुनावी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुनावी प्रक्रिया साफ हो, सही हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके कानून बनाना, यह हमारा जिम्मेदारी है। तो अगर आपका इलेक्टोरल रोल ही साफ नहीं है कि एक आदमी का अगर 3-3, 4-4 जगह में नाम है, या आपका फर्जी लोगों का नाम इलेक्शन का लिस्ट में डाला है, तो उसको साफ करना कोई तो कदम तो उठाना चाहिए। और इसी मसले पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। सुनते हैं ओवैसी क्या कह रहे हैं इस मसले पर। आप आधार को एपिक कार्ड से जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के लिहाज से आधार को आप सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप इस तरह का लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। और तीसरी बात यह है कि बाबा, ये समझने की जरूरत है देश की जनता को कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और मुझे और आपको जो एपिक कार्ड मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से मिलता है। UIDAI का क्या ताल्लुक है, इसे बताइए। आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खास मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, बीजेपी के नेता महेश वर्मा और प्रवक्ता कांग्रेस के चरण सिंह सप्रा। आप दोनों का स्वागत है। ये जो मसला है, अब एक तरह से कानून बनने की तरफ ये है ही। विधेयक राज्यसभा में भी आज पास हो गया, तो क्या विपक्ष को ऐतराज है? विपक्ष क्यों परेशान है इस बिल को, अगर ये अमल में आ जाता है, कानून बनता है तो? चरण सिंह सप्रा जी, तर्कों के साथ। देखिए सुशील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मौलिक अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी तय कर चुकी है पुट्टस्वामी एंड फंडामेंटल राइट्स वाले केस के अंदर। इसी सरकार ने 2015 में
एक षड्यंत्र रचने का प्लान किया था उन्होंने नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के आधार पर, यानी उसकी ढाल लेकर के उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करना भी चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी रोक दिया था। फिर अगर हम देखें तेलंगाना के अंदर 2018 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो असेंबली के चुनाव थे, जब उसमें इसको लिंक करने का प्रयास हुआ तो पता चला कि 55 लाख वोटर जो है वो बेदखल हो गए हैं। अब वो क्यों बेदखल हो गए, कैसे हुए, वो एक बहुत लंबी चर्चा है। उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सा प्रोटेस्ट करा, तो उसके बाद में उसको कोर्ट के माध्यम से रोका गया। यानी बार बार हमने ये देखा है, जब भी आधार कार्ड को अगर वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का प्रयास होगा तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसको फायदा होगा। यानी वो इसके अंदर वोटर का डेटा पूरा यूज कर सकते हैं, मिसयूज होगा उसका एक जी, लेकिन वोटर का डेटा तो पहले से ही सरकार के पास ऑलरेडी है। नहीं, इसमें जो और बहुत सारी चीजें, देखिए आधार के अंदर जो चीजें हैं वो इलेक्शन के वोटर आईडी कार्ड में नहीं है। मोबाइल फोन भी है, यहां पर आपके बायोमेट्रिक सारी चीजें इसमें है। पर आपका कहना है कि सरकार इसका मिसयूज करेगी, तो आधार कार्ड तो सरकार के पास पहले से ही है। जब ये वोटर से लिंक होगा तो इसका मिसयूज जो है वो आसानी से होगा। आधार कार्ड का जो मिसयूज है उसके ऊपर कई सारे अंकुश लगे हुए हैं, लेकिन वो जो वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा तब उसके वो जो अंकुश है वो हट जाएंगे। उसका फायदा जो है वो सत्ताधारी पार्टी ले सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये कोई खाली विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये सरकार बार बार उस तरह का प्रयास करती है। 2015 में इन्होंने प्रयास किया, 2018 में तेलंगाना में हुआ, और मैं पुद्दुचेरी का उदाहरण आपको, वो तो हाल ही का उदाहरण है कि पुद्दुचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस भी चल रहा है, उनके वहां के नेताओं के ऊपर, कि उन्होंने इसका मिसयूज किस तरह से करना चाहा। आप निकाल करके देख लीजिएगा कि वहां पर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो ये बार बार हमने उदाहरण देखे हैं कि ये सरकार जो है वो इस डेटा को मिसयूज करना चाहती है और करने का प्रयास बार बार कर रही है। इसीलिए विपक्ष ने इसको पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया। और विपक्ष चाहता क्या है, विपक्ष यही चाहता है कि आप इस पर व्यापक चर्चा करिए ना, हम बात करने के लिए तैयार है। आप इसको, जो सिलेक्ट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, जो हमारे पार्लियामेंट के प्रावधान है उसके तहत आप इसको चर्चा करिए। क्यों सरकार इसको जोर जबरदस्ती धक्का मार करके इसको पास करना चाहती है? और उन्होंने करके लिया क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, वो अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, मेजॉरिटी का गैर फायदा उठाने का ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमने अनेक प्रमाण देखे। अब ये पूरी राजनीति के ऊपर और पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर कब्जा करने का इनका षड्यंत्र है। जी, बीजेपी के नेता महेश वर्मा भी हमारे साथ हैं। महेश जी, क्यों ऐसी जल्दबाजी है सरकार को कि इसे बगैर चर्चा के पास करा दिया, कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में? ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? इसे सिलेक्ट कमेटी के पास क्यों ना भेजा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा क्यों ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले पर तमाम सवाल उठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने पर रोक 2015 में लगा दी थी। तो ऐसी जल्दबाजी क्या है? क्या चुनावों के मद्देनजर ऐसा करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? चुनावों के मद्देनजर एक झूठ परपंच फरेब बेबुनियाद आरोप लगाकर बाहबही लूटने का जो ये काम करती है ना कांग्रेस, कभी उसका खामियाजा इसको ही भुगतना पड़ता है। कांग्रेस नहीं, सभी विपक्षी दलों का यही तर्क है, सभी विपक्षी दलों का ये कहना है। मैं बात कर रहा हूँ बहुगुणा जी, मैं आराम से तर्क के साथ, जो आपने पूछा मैं तर्क के साथ अपनी बात पर रखूंगा। चुनाव आयोग में स्टेक होल्डर सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है। वहां से जब भी कोई प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव के सारी चीजों पे सहमति जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जब होती है, तभी वो प्रस्ताव सरकार के पास आता है। पहली बात तो ये सरकार का प्रस्ताव नहीं है। 2004 और 5 में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। आज वही कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। इसका चाल चेहरा चरित्र इससे जाहिर होता है कि किस तरह से दीजिए इस बिल के। कांग्रेस के चाल चेहरा चरित्र छोड़ देते हैं, अब ये बिल का चाल चेहरा चरित्र, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिल के अगर चाल चेहरे चरित्र के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अगर दो सरकारी दस्तावेज कोई आदमी रखता है तो वो अपराध है। उस अपराध को अगर कम किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? फर्जी मतदान से किसी को रोका जाता है, उसमें बुराई क्या है? एक साल में 4 अपॉर्चुनिटी मिलती है 18 साल के बेशक हमारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने के, उसमें बुराई क्या है? आधार को किसी भी तरह से मैंडेटरी जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं है कि उसको जोड़ने से या उसके घटाने से
किसी तरह का किसी आदमी का कोई नुकसान होगा। तो सवाल यह है कि ये किस चीज का विरोध हो रहा है? ये हवा में विरोध हो रहा है? ये विरोध करने का मकसद क्या है? इस तरह की ये पॉलिटिकल करप्शन का मतलब क्या है? झूठ और फरेब के बेसिस पे सरकार को बदनाम करने की, और जो राष्ट्रहित में है, जो देश हित में है, जो जनहित में है, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर देना। जी, अब आप बात रिपीट कर रहे हैं कि बात को चार तरह से बोल रहे हैं। मैं तर्क रखता हूं सप्रा जी की तरफ से, सप्रा जी वो तर्क नहीं रख रहे हैं। एक तो ये ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं, सरकार ये कहती है कि उसने बिल में ऐसा किया है, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। ये कहा है कि आप आधार लिंक नहीं कराना चाहते, इसके पर्याप्त आधार बताएं। और जब एक सरकारी अधिकारी इस तरह की बात किसी आम जनता से, किसी आम आदमी से, गरीब आदमी से पूछता है, तो वो बहुत ज्यादा सरकारी आदमी से जिरह नहीं कर पाता, आधार कार्ड दे देता है। वो अगर कहे कि मैं नहीं देना चाहता तो कहेगा पर्याप्त आधार बताएं। ये बिल में लिखा हुआ है, पर्याप्त आधार बताएं। ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं, लेकिन साथ में यह भी लिखा गया है। तो यह एक तरीके से गरीब आदमी को थोड़ा सा डराता है। दूसरी बड़ी चीज, क्या इससे कागजी काम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? जो गरीब आदमी है उसे कागज लेकर के आने होंगे, जब पहले से उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर क्यों आए, क्यों उसको जुड़वाए, क्यों जो है आदमी के लिए ये मजबूरी हो कि वो आधार कार्ड को उससे दे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड पीडीएस के लिए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, गैस के लिए, सब्सिडी के लिए, जो अन्य फायदे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्यों आप इसको जबरन चुनाव के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जबकि पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड एक वोटर आईडी कार्ड वहां मौजूद है? अरे भैया, चुनाव के लिए, मेरी बात सुनो, चुनाव के लिए जो आप कह रहे हो कि हम चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव के लिए तो चुनौती हमारे लिए बढ़ गई। तो उत्तराखंड में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, गोवा में है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ये काम हो गया, बहुत बड़ी मशक्कत हो गई, जिसको लागू कराना, जिसको आगे बढ़ाना। और जरूरी नहीं है जब तक ये चुनाव आए तब तक ही ये हो जाए। अभी तो ये बिल लेट डाउन हुआ है, इसके अभी प्रोसीजर लेट डाउन होंगे, उसके बाद ये नोटिफाइड होगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, 6 महीने लगेगा। तो उससे पहले अगर 1-2 महीना यहाँ केंद्र में भी विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत हो जाती, सेलेक्ट कमेटी में बातचीत हो जाती, सरकार का क्या जाता? के लोग नहीं, विपक्ष के लोग कोई बात कह दें वही सच है। ये कांग्रेस जो करे वो पाप पुण्य है, और हम जो अब ये सब बात मत कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ चुनावी बहस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के जो का जो मुद्दा है उस पर तार्किक बहस करना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी करने की जरूरत नहीं है ना। हमने आपसे क्या कहा? हमने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जब 6 महीने लगेंगे किसी चीज का, तो उससे चुनाव से जोड़ने का क्या मतलब है आपका? चुनाव के ऊपर सवाल खड़े करने का क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हम चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं? आपको मालूम है कि प्रोसीजर क्या होगा आगे? अभी लोकसभा और राज्यसभा से नोटिफिकेशन होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद फिर सदन में लौटेगा। सुशील जी, मैं बोल सकता हूं? तब तक चुनाव की बात होगी। महेश वर्मा जी, एक तर्क तो आप दे ही सकते थे कि एक वोटर कई बार 2-2 राज्यों में अपना एनरोलमेंट करा लेता है, वो कहीं रहता था, नौकरी उसकी कहीं और है, तो इसको हटाने का एक तरीका भी ये होता है। लेकिन आप जी स्पष्टता के साथ मैंने कही आपको कि सरकारी दस्तावेज किसी को भी रखना, वोटर आईडी कार्ड 2 बनवाना, ये अपने आप में अपराध है। उस अपराध से अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, शुरू में ही मैंने कहा, तो अगर उसके लिए आधार कहीं लिंक हो जाता है और उससे एक व्यक्ति को वो जो व्यक्ति इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिहार का एक मजदूर है और दिल्ली में काम करता है। महेश जी, चरणजीत सप्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। चरण सिंह सप्रा जी, बोलिए प्लीज। जी देखिए सुशील जी, इसमें ऐसा है कि जो सेंसिटिव डेटा है उसका निश्चित रूप से ये लोग मिसयूज करना चाहते हैं। सेंसिटिव डेटा वाली बात कर रही है, डेटा पहले से सरकार के पास है ना। आगे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। वोटर सर्वेलेंस भी इससे हो सकता है। और फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, ये सांसद क्या मांग रहे हैं? विपक्ष के सांसद कहते हैं कि हम ये डिबेट पार्लियामेंट में करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिस वजह से चुनकर के इनको वहां भेजा जाता है, अगर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोकतंत्र की प्रणाली के तहत चर्चा न हो, विचार विमर्श न हो, मंथन न हो, और सरकार फिर कहे कि हम लोकतंत्र चला रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। जिस तरह से पिछले 7 सालों में इन्होंने 78 या 80 ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये उसी का प्रमाण है कि ये ठोकतंत्र से ये अपनी राजनीति चला रहे हैं और सत्ता चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। जनता जो है वो ये देख रही है कि किस तरह से ये लोग सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग कर रहे हैं हर विषय के अंदर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो ये इलेक्टोरल रोल का मुद्दा हो, वोटर आईडी का मुद्दा हो, या कोई मुद्दे हो, हर मुद्दे के अंदर
ये पार्लियामेंट के अंदर सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का उपयोग हो रहा है। ये पिछले 7 वर्षों से हम देख रहे हैं। जिस तरह से ऑर्डिनेंस आई, हम जिस मसले पर चरणजीत सिंह जी बात करना चाह रहे थे उस मसले से हटकर आप एक बहुत जनरल बात कर रहे हैं। ये तो एक दूसरे, हम बात कर रहे हैं वोटर आई कार्ड की, वो आधार कार्ड से लिंक कराना क्यों जरूरी है, इस पर तर्क वोटर आईडी कार्ड का विषय नहीं है। ये तो हर विषय को इस तरह से ला रहे हैं। मैं वो बता रहा हूं आपको कि किस तरह से 78 ऑर्डिनेंस पिछले 7 वर्षों जी। चरणजीत जी आपकी बात सुन ली। महेश जी बस आपके पास 30 सेकंड है, अपनी बात को एक तर्क के साथ खत्म करें। देखिए, मैं स्पष्ट आपसे ये करना चाह रहा हूं कि ये देश हित में है और ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट और हमारे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी सहमति के बाद ये चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार आपको रोका। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो वो भी सच्चाई जो है पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखेगी। देश की जनता जो है खुद तय करेगी कि झूठ कौन बोल रहा है और राष्ट्र हित में क्या है, देश हित में क्या है। बबुना जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी, और चरण सिंह सप्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों से इस मसले पर और भी ज्यादा तार्किक बहस की उम्मीद थी, लेकिन वो फिर दलीय राजनीति में और एक दूसरे के विरोध में बदल गई। इस मसले पर अभी काफी कुछ होना बाकी है, कई और तर्क सामने आने बाकी हैं, उन पर भी लगातार करेंगे हम विचार विमर्श। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा दहशत है। 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैला हुआ है। भारत में भी 170 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि ये फैलता तेजी से है, मगर गंभीर बहुत ज्यादा नहीं है, किसी की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ये अभी तक की रिसर्च से सामने आया है। अभी तक कुल 1 व्यक्ति की इससे मौत हुई है, वो भी ब्रिटेन में। हमारे सहयोगी परिमल ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे और अब बिल्कुल ठीक हैं। उनका अनुभव जानते हैं। अब तक ओमिक्रॉन से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब 200 तादाद है जो इंडिया में अब तक रिपोर्ट हुई है। और साहिल ठाकुर उन मरीजों में से पहले मरीज में से एक हैं जो ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आए हैं। साहिल, सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं, आपकी जुबानी दर्शकों को आप बता पाएं, आप में किस तरह के सिम्टम थे या किस तरह की तकलीफ थी जब ओमिक्रॉन का डिटेक्शन? सर, एक्चुअली मैं दुबई से फ्लाई बैक कर रहा था इंडिया के लिए, तो ऑन द 4th आई टेस्टेड नेगेटिव। 4th को मैंने दुबई से रिजल्ट कराया था, RT-PCR जो मैंडेटरी होता है। बट मंडे को आई केम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे मैं पॉजिटिव टेस्ट हो गया। मुझे फ्रॉम द डेट की जब मैं टेस्ट पॉजिटिव हुआ था टू टिल दिस डेट मुझे एक भी सिम्टम नहीं आया। ना मुझे सोर थ्रोट था, ना मुझे फीवर था, कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मेरा टेस्ट ना होता तो शायद मुझे भी पता नहीं लगता कि मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो भी कोविड पॉजिटिव था। तो अभी तक तो मैं मतलब नेगेटिव भी हो चुका हूँ, 2 बार टेस्ट भी हो गए, तो कोई सिम्टम नहीं आया। मेरी तबीयत भी एक भी बार खराब नहीं हुई। आइसोलेशन में रह के आया, क्वारंटीन में हॉस्पिटल में रह के आया। वहां पर भी कम से कम 40-45 पेशेंट थे, जिसमें से शायद 30-35 को कोई सिम्टम्स नहीं थे। सब ऐसे ही बैठे थे कि हमें क्यों रोक के रखा है, सिम्टम्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रोक के क्यों बैठे हो हम लोग को। तो वही सब चीजें थी। बट मतलब बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं आए मुझे। बहुत ही माइल्ड था, मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे कोविड है। सर मतलब पहले तो बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2-3 ही लैब्स हैं जो ये देखती हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है। तो पहले तो मुझे रेगुलर कोविड ही बोला था। 2-3 दिन बाद वो कॉन्फर्मेशन आया कि ओमिक्रॉन है, तो अब आप LNG मैं 2-3 दिन होम आइसोलेशन में रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो 2-3 दिन बाद नीचे एम्बुलेंस भेजे मेरे घर, और यहाँ से मैं LNGP ट्रांसफर किया गया हूँ। तो फिर वहां पर गए, एक्सपीरियंस थोड़ा स्ट्रेसफुल ही था। मतलब एकदम से ऐसे नीचे PCR आ गई 3-4। बट गवर्नमेंट ने अच्छा एक कंट्रोल करने के लिए मैं कहूंगा शायद प्लानिंग बिठाई है या जो भी बिठाई है। बट वो जैसे अभी भी आप नीचे देखेंगे मेरे घर के नीचे 4 गार्ड्स खड़े हैं अभी भी। ये 4 गार्ड्स दिन में और 4 गार्ड्स रात में अलग खड़े रहते हैं टू इंश्योर कि मैं हाउस अरेस्ट पे रहूं, मेरी फैमिली हाउस अरेस्ट पे रहे। कोविड है तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम वो करके घूमेंगे। बट हाँ, मैं ये मानूंगा जैसे इससे पहले वो डेल्टा वेरिएंट और वो सब आए थे, वो तो बहुत डेंजरस थे, हमने खुद देखा है इंडिया में भी। लेकिन ओमिक्रॉन मेरे को उसके हाफ भी नहीं, मुझे उसका 1/10 भी नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो। बिकॉज मैंने अपने अलावा, आप मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली उन 2 दिन यहाँ पे रहा हूँ, घर में रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था मुझे कोविड है। मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि मुझे कोविड है। तो आसपास मैं अपने 1-2 दोस्तों से भी मिला, मेरी फैमिली से भी मिला, मेरी सिस्टर से भी मिला, किसी को भी कोविड नहीं हुआ। मैंने ट्रांसमिट भी नहीं किया किसी को। सबने अपना टेस्ट कराया, सब नेगेटिव आए हैं। मेरे घर वाले भी इवन हाउस अरेस्ट पे हैं, बट वो नेगेटिव हैं, वो शुरू से एक भी बार पॉजिटिव नहीं हो। लेकिन जो सरकार जो अप्रोच
अपना रही वो भी बेहतर अप्रोच है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जी, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि मैंने खुद किया, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा मुश्किल भी था, बट गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि हम कैसे इस वेरिएंट को स्प्रेड ना होने दें और ज्यादा, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने इतना एफर्ट मेरे ऊपर, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, 4 लोग नीचे लगाए हैं, तो वो भी कुछ लेते ही होंगे, तो उस चीज को कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठेंगे, आपके लाइफ को, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इतना मुझे पता है 110%। अपने अनुभव को जी, लाइफ थ्रेटनिंग तो ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। जी, नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अपने बयान देते वक्त, अपना वक्तव्य रखते वक्त भड़क गई थी सरकार पर। उन्होंने बीजेपी सांसदों से मुखातिब होकर कहा था कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को, ना बैठे, आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला, expect you to take action on the comment that he made about me and my children. Please. that will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. और इस जया बच्चन के इस भाषण के दौरान बार बार चेयर की ओर से कहा गया कि वो उन्हें संबोधित करें, सामने बीजेपी के सांसदों को नहीं। लेकिन जया बच्चन काफी नाराज थी, सरकार पर जमकर वार कर रही थी। आज हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे मुलाकात की, सरकार से नाराजगी और उनके बयान पर उनसे तफसील से पूछा कि क्यों वो इतनी नाराज थी। हमारे साथ है सपा की सांसद जया बच्चन। आप बहुत नाराज हैं सरकार से, बहुत भावुक भी हो गए। देखिए, जिस तरह से सरकार अपना कार्य कर रही है, सबसे ज्यादा नाराज हूं कि मेरे कोलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं मिठाई देती हूँ, बिस्किट देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर देम। आई रियली एम एंग्री। दिस इज नॉट जस्टिस, और इस सरकार से जस्टिस एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेकार है। जैसे इन्होंने फार्मर्स से, किसानों से माफी मांगी, एक दिन इन सारे एमपी से माफी मांगनी होगी। आपने सरकार को श्राप भी दिया कल सोमवार को। नाराज थी, दे दिया। होना तो चाहिए। इनके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्या कहेंगे, सरकार से जो भी नाराज होता है हर जगह छापे मारने शुरू कर देते हैं, ईडी सीडीआई बुलाने शुरू कर देते हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको पता है। आप लोग भी तो बोलिए ना, जब तक मीडिया आवाज नहीं, मीडिया को धक्का दे रहे हैं। जया जी, क्या कहेंगे, क्या बीजेपी के लोग कोई दागदार नहीं है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े होते, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई कोई नहीं जाता है? गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर उल्टी गंगा में नहा के आए हैं। सारे के सारे उल्टी गंगा में नहा के आए हैं। वहां तो उल्टी गंगा बह रही ना, वहां सब नहा के आए, डुबकी मार के आए हैं। सब उनके पाप धुल गए, गंगा मैली हो गई। जब पाप उनके धुले, वो गंगा में ही गए ना, और तो कहीं गया नहीं। अजय मिश्र को लेके क्या कहेंगे? उनके इस्तीफे को बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका बचाव कर रही है, न कोई पकड़ रहा है, उनका पता भी नहीं है, लापता हो गए। लाइक अभी मैं क्या कर सकती हूँ भैया, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं बोल सकती हूँ। ये थी जया बच्चन, जिनका ये कहना है कि सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक स्पेशल रिपोर्ट खास लोगों पर। मणिपुर में एक एनजीओ है याओल, उसने पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई है।
इन खिलाड़ियों के सपनों को पूरा करने के लिए। फुटबॉल टीम में 15 ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें कॉलेज छात्र शामिल हैं और जिनमें इस खेल को लेकर अच्छा खासा जोश और जुनून है। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की इम्फाल से ये रिपोर्ट। इम्फाल में मौजूद इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों ओर इसी तरह जॉगिंग करते हुए हर सुबह इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। एमसी मैरी कॉम से लेकर मीराबाई चानू तक कई बड़े चैंपियंस का नाम इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ा रहा है। इनमें ज्यादातर युवा हाई स्कूल के हैं, कुछ कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं। सबके सपने एक हैं। बीते साल योगांश उत्सव के दौरान इन्होंने ट्रांसजेंडर फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक ड्रेस भी तैयार की। यॉल एक एनजीओ है जो एलजीबीटी समुदाय के प्रति भेदभाव रखने वाली सोच को मिटाने के लिए खड़ी हुई है। कोशिश है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो लैंगिक समानता को समझें। इसके लिए फुटबॉल जैसे खेल का सहारा लिया गया है, जो कि मणिपुर में खास लोकप्रिय है। We are all of the same gender, means like there's no discrimination among us. Like हम सब एक ही लिंग के हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम महिलाओं के साथ खेलेंगे तो हमें बोला जाता है कि आप इनके संग खेलने के लिए बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं, और जब हम आपस में एक ही लिंग में खेलते हैं तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। We feel comfortable. इस टीम को खड़ा करने में सद्दाम को लगभग 3 साल लग गए। आधिकारिक तौर पर इसका लॉन्च हुआ 7 खिलाड़ियों वाले फुटबॉल मैच के साथ। We started kind of a friendly match. 2018 से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसे हम क्यूनियर गेम्स कहते हैं। इससे इन लोगों को खेल में अपनी जगह बनाने में मदद मिली है। इससे पहले ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक रूढ़िवादी सोच हावी रहा करती थी, लेकिन इन लोगों ने खेलना शुरू किया तो लोगों की सोच में भी बदलाव देखने को मिला। लेकिन इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए सद्दाम को मदद की जरूरत पड़ी और वो मदद मिली प्लान इंटरनेशनल इंडिया से। We have a curriculum based program which teaches different। हमारे प्रोग्राम में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें किशोरावस्था के बारे में बताया जाता है और बताते हैं कि किस तरह से वे एक तंदुरुस्त इंसान भी बन सकते हैं। They can learn and grow to be a healthy adult। एलजीबीटी समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस एनजीओ ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर म्यूरल के जरिए चित्रकारी भी की है। खेल के जरिए ये कोशिश है कि समाज में लैंगिक समानता को लेकर जागरूकता बढ़े।